नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसून। मित्रों, जैसा कि जानते हैं 73 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। लगभग राजनीतिक पार्टियां और किसान संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इसे वापसी की मांग कर रहे हैं। 12 दौर की बातचीत सरकार और किसान संगठनों के बीच हो चुकी है। सरकार इन कानूनों में कई गलती मानकर उसमें सुधार के लिए तैयार हो गई है। इन सभी चीजों के बाद कृषि मंत्री का यह बयान कि कोई हमें यह बताए कि इस कानून में काला क्या है, यह केवल और केवल अपने जिद पे टिके रहना और किसानों के प्रति उत्तरदायित्व की कमी का दर्शाना मात्र है और इसके अलावे कुछ भी नहीं। आइए, हमने तो कई वीडियो के माध्यम से इस कानून के बारे में विस्तृत चर्चा की है, लेकिन आज पुनः हम कम शब्दों में एक वीडियो में इस तीनों कानून के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, जिससे आप भी यह अनुमान लगा पाए कि आखिर इस कानून में काला क्या है। किसान इस कानून के जरिए अब सरकारी खरीद जो होती है उसके अलावे भी अपनी उपज को कहीं भी ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। जब निजी खरीदार यानी कि प्राइवेट खरीदने वाले जैसे कि पहली बार आ रहे हैं, यानी कि निजी खरीदार से किसान अपने जो प्रोडक्ट रहेगी, उत्पाद रहेगा, उसका अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा सरकार का कहना और मानना है। सरकार कहती है कि यह एक बदलाव है और कृषि के क्षेत्र में एक बेहतर रिफॉर्म है, लेकिन हम किसानों के तरफ से सरकार को यह बताना चाहते हैं कि सरकार, हर बदलाव को सुधार नहीं कहा जा सकता है। कुछ बदलाव विनाश के भी कारण बन सकते हैं। खासकर आपकी बात जब मैं करूं तो आपके द्वारा ऐतिहासिक सुधार के नाम पर जो पीछे लाए गए हैं कई एक योजनाएं, जैसे कि नोटबंदी के नाम पर बदलाव, जीएसटी के नाम पर बदलाव, उसका परिणाम यह देश जो है वो देखा है और भुगता है। लाखों नौकरियां चली गई, लाखों जिंदगियां खत्म हो गई। जीएसटी के नाम पर जो आर्थिक आजादी लाने की बात थी, उससे हमारा जीडीपी धराशायी हो गया। वादा किया जा रहा था कि यह 2% और अधिक बढ़ जाएगा। आपने आधी रात में जीएसटी लाया, लेकिन जब से जीएसटी आया है तब से एक भी बिंदु पर हमारी देश की अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं गई है। अभी कोरोना के नाम पर खैर जो भी जरूरत थी एहतियात आपने बरता, लेकिन महज 4 घंटे का नोटिस में आपने पूरे देश को बंद कर दिया। कहा गया कि 21 दिनों में सारी चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन कोरोना तो खत्म हुआ नहीं। हजारों प्रवासी मजदूर सड़क पर चलते हुए अपनी जिंदगी गंवा चुके, लाखों नौकरियां चली गई और हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो निगेटिव हो गई। तो आपका हर एक जो यह ऐतिहासिक बदलाव होता है वह अच्छा ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
आपके कई ऐतिहासिक बदलाव को देखने के बाद अब जो यह इतिहास बनाने के नाम पर जो आपने किसानों को चुना है, संसद में तमाम हो हल्ला होने के बावजूद भी कृषि के नाम पर, कृषि सुधार के नाम पर आपने जो ये कहानी लिखी है, प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों, उनके आईटी सेल, उनके लोगों के द्वारा जो कृषि क्रांति के रूप में जो इसे प्रचारित किया जा रहा है, वास्तव में इसके सच को लेकर के कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के प्रश्न हैं, जिसका स्पष्ट जवाब सरकार और उनके लोग नहीं दे पा रहे हैं। संसद में जो यह 3 कानून, कृषि कानून बना है, जिसे किसान संगठन, विपक्षी सब काले कानून कह रहे हैं, उसका पहला जो कानून है वह है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को, जो उनका उत्पादन है, उसको बेचने के लिए जो सरकारी व्यवस्था है, उसके इतर भी, उसके अलग भी कुछ और विकल्प हम देना चाहते हैं। किसान अब जो नया कानून आया है, इसके जरिए अब एपीएमसी जो मंडी या जो भी सरकारी खरीद की व्यवस्था है, उसके बाहर भी अपने अनाज को ऊंचे दाम पर बेच पाएंगे। ये बात ही समझने की है कि ऊंचे दाम पर बेच पाएंगे, लेकिन कैसे, इसका जवाब नहीं है। लेकिन वास्तव में सरकार ने इस कानून के जरिए जो सरकारी खरीद जो होता है, उसको एक सीमा में बांध दिया है। क्योंकि अब आप बाजार में जाइए, इसके जरिए बड़े कारपोरेट खरीदारों को खुले बाजार में किसानों को लूटने की आजादी दे दी है, उनको छूट दे दी गई है। वह अब बिना किसी पंजीकरण के और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए किसानों की उपज को खरीद सकते हैं और मनमानी कीमत पर बेच सकते हैं। दिमाग में प्रश्न आता है कि आखिर इसका असर क्या होगा हम किसानों के ऊपर या इस व्यवस्था के ऊपर। यही खुली छूट आने वाले वक्त में सरकारी खरीद की प्रासंगिकता को ही समाप्त कर देगा। जो सरकारी मंडी है, उसके बाहर जो नए बाजार हैं, जो नए बाजार खुलने वाले हैं, उन पे किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं रहेंगी। सरकार का उन बाजार के कारोबारियों का लेन देन, उनकी खरीद बिक्री, कीमत का निर्धारण, ऐसी किसी तरह का कोई जानकारी सरकार के पास नहीं रहेगा। इससे सरकार को तो खुद नुकसान होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको बाजार में हो रहे जो भी क्रियाकलाप हैं, इसकी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं रहेगी। इस कानून से कहा जा रहा है कि एक देश एक बाजार, वास्तव में यह परिकल्पना ही झूठी बताई जा रही है। यह तो खुद कानून ही कह रहा है कि एक देश और 2 बाजार, एक सरकारी बाजार रहेगा और दूसरा खुला बाजार जो सरकार लाने की बात कर रही है। दोनों के नियम अलग अलग रहेंगे, दोनों के नियम 2 रहेंगे। सरकारी बाजार जो रहेगा वो टैक्स के दायरे में रहेगा और प्राइवेट बाजार जो रहेगा वह टैक्स से मुक्त रहेगा। सरकार तर्क दे रही है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि एक कंपटीशन पैदा होगा और इसमें मंडियों में सुधार होगा, इसलिए हम यह कानून लेकर के आए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इस कानून के अंदर कहीं भी मंडियों की जो समस्याएं हैं उसके सुधार की जिक्र बिल्कुल नहीं की गई है, कोई बात नहीं की गई है। यह तर्क और तथ्य जो है वो बिल्कुल सही है। हम सब लोग भी यह बात मानते हैं कि कुछ आढ़तिये मिल करके वो सरकारी खरीद की व्यवस्था को गलत बनाए हुए हैं, किसानों को परेशानी होती है। लेकिन कानून में कहीं भी इस गलत व्यवस्था को ठीक करने की बात नहीं कही गई है। मंडी व्यवस्था में कमियां थी, ये तो हमेशा चर्चा का विषय रहा है, ये तर्क भी बिल्कुल उचित है। तो अब एक टूटा छत को हम रिपेयर न करके हम सीधे उजाड़ ही दे, तो फिर जो व्यवस्था थी वो भी खत्म होने के कगार पर हो जाएगी। जो लोग उसमें किसी तरह रह रहे थे
वो भी अब वो बिना छत के हो जाएंगे। मंडियों में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, किसानों को बेचने में दिक्कत होती है। क्यों? वह इसलिए होता है कि मंडियां सरकारी खरीद का केंद्र, ये व्यवस्था उपयुक्त मात्रा में नहीं है। जो मंडी का नियम है उसके अनुसार एक्चुअली हर 5 किलोमीटर पर एक मंडी होनी चाहिए। अभी वर्तमान में देश में कुल 7,000 मंडियां हैं, लेकिन जरूरत जो है वो 42,000 मंडियों की है। इनके निर्माण के लिए कहीं कोई बात और चर्चा नहीं है। खाली कहना कि मंडियां रहेंगी, एमएसपी रहेगा, कैसे, क्या प्लान। कम से कम इतना तो जरूर सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि हर किसान की पहुंच अपने सरकारी केंद्रों तक आसानी से हो सके। वैसे तो संसद जहां आप बैठे हैं वहां भी कई तरह की कमियां हैं, सरकारी व्यवस्था में कई तरह की कमियां हैं। तो क्या नया संसद बना दिया जाए, नई व्यवस्था ला दी जाए? जब आप अपने साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, अपनी व्यवस्थाओं के साथ आप ऐसा बदलाव नहीं ला सकते हैं, तो किसानों के साथ ऐसा बदलाव लाने की क्या जरूरत है? जो है उसे क्यों नहीं ठीक किया जा सकता है? अब एक सवाल आता है मन में, आपका भी आ रहा होगा कि आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है? क्या जिम्मेवारी से बचना चाहती है यह सरकार? निश्चित आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले करके छोड़ देना चाहती है। हाल ही में देश के बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने के लिए कई कंपनियों का अधिग्रहण किया है। सबको पता है कि पूंजी से भरे ये लोग एक समानांतर और मजबूत बाजार खड़ा कर देंगे। बची हुई मंडियां इनके प्रभाव के आगे निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य में खत्म हो जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियां जब इस बाजार में आई तो उनके आगे बीएसएनएल समाप्त हो गया। इसके साथ ही एमएसपी की पूरी व्यवस्था ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कारण है कि मंडियां ही एमएसपी को सुनिश्चित करती हैं। फिर किसान औने पौने दाम पर अपना जो फसल है उसको बेचने के लिए मजबूर रहेगा। एक पंक्ति में कहें तो सरकार अपने बंधन से मुक्त होना चाहती है और इस कानून के जरिए वह मुक्त हो जाएगी किसानों की समस्याओं को लेकर के। ठीक वैसे ही जैसे बिहार के सरकार जो है वह किसानों के प्रति अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो चुकी है। बस अभी 2020 में बिहार में मात्र 1% गेहूं की खरीद हुई है, क्योंकि यह जो एमएसपी कानून जो था वो वहां 2006 में ही खत्म कर दिया गया है। मुक्त है वहां सरकार। सबसे कम कृषि आय वाले राज्य में आज बिहार जो है वो अग्रणी है। लेकिन आज यही कानून जो बिहार में 2006 से लागू है, उसी कानून को आप पूरे देश में लागू कर रहे हैं और वहां का बुरा स्थिति को देखते हुए भी इसे क्रांतिकारी बता रहे हैं। दुख इस बात का है, मैंने सरकार के पास कोई एक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो यह बता सके, प्रमाणित कर सके कि ओपन मार्केट जिसे ये कर रही है उससे किसानों को लाभ होगा और किसानों की आय में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है। सरकार कह रही है कि निजी क्षेत्र के आने से किसानों को लंबे समय में फायदा होगा, मतलब कुछ सालों के बाद उनको फायदा दिखेगा। यह दीर्घकालीन नीति है। लेकिन बिहार में तो 2006 से लागू है, तो अब 14 साल बीतने वाला है। 14 साल में क्या परिणाम किसी भी चीज का नहीं आ सकता है? अब सवाल यह है कि वहां कितना उद्योगपति बिहार में आया, वहां के किसानों को क्यों आज सबसे कम दाम पर अपना अनाज जो है सो वो बेचना पड़ रहा है। अगर वहां इसके बाद ये बदलाव के बाद अगर कृषि क्रांति आ गई रहती, अचानक वहां के किसानों को लाभ बढ़ गया रहता, आय दुगनी हो गई रहती, तो यह मानने वाली बात थी। लेकिन वहां वह राज्य जो है वह भी मजदूरों के लिए अग्रणी है, वहां आत्महत्याएं हो रही हैं। तो इस तरह के कई सवाल है जो सरकार को समझनी चाहिए
और उसका बड़ा स्पष्टता और ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा कानून है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। इस कानून के संदर्भ में सरकार का कहना है कि वह किसानों और निजी कंपनियों के बीच में जो समझौते वाली खेती का रास्ता जो है वो खोल रही है। इसे हम समान भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर कोई पूंजीपति या कोई ठेकेदार किराए पर लेगा और वह अपने हिसाब से उसमें फसल का उत्पादन करेगा और उस फसल को बाजार में फिर अपनी मनमर्जी के कीमत पर बेचेगा। एक तरीका से यह किसानों को उन्हीं के खेत में बंधुआ मजदूर बनाने जैसा शुरुआत है। चलिए, एक चीज हम मानते हैं यहां पे जरूर इस बात में कि देश के कई ऐसे किसान हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को चाहते हैं। इसका डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस कानून के जरिए उन किसानों को दोयम दर्जे का बना दिया गया है। जब आपका इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और ठेकेदार के बीच में अगर किसी भी तरीका का विवाद होता है तो उसके निस्तारण के संबंध में कहा गया है कि विवाद की स्थिति में जो निस्तारण समिति बनेगी उसमें दोनों पक्ष के लोग रहेंगे। अब आप समझिए कि जब दोनों पक्ष के लोग रहेंगे तो उसकी भी सुनी जाएगी और एक किसान की भी सुनी जाएगी। तो पूंजीपति की बात, उसके महंगे वकील, उनकी बात वहां सत्य होगी कि एक मामूली सा किसान वो वहां जीत पाएगा उस जगह पे। ये बड़ा सोचने वाली बात है। मेरे समझ से तो ज्यादातर किसानों को तो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा रहेगा वो भी पढ़ने की शक्ति उनको नहीं रहेगी। तो क्या वो किसान उन कंपनियों से लड़ पाएंगे? उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है इस कानून में। कहा गया है कि कानून का जो पहले विवाद होगा तो पहले 30 दिन तक तो आप उस कॉन्ट्रैक्टर से ही अपना समझते रहिए और बूझते रहिए वो कहां रहेगा। वो फ्री का नंबर, टोल फ्री नंबर और बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी बातें आप उनको करते रहिए। और इसके बाद तब इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था है आप अब उसमें आइए। अगर उनसे नहीं हुआ तब 30 दिन के बाद 30 दिन के लिए एक ट्रिब्यूनल बनेगा, एक कमेटी बनेगी, उसमें एसडीएम रहेंगे हर जगह। और अब इस तरीका से आप अपने पैसे और अपनी चीजों के लिए दौड़ते रहिए। इसमें एक धारा 19 है जिसमें कहा गया है कि इस तरह का जो डिस्प्यूट होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो किसानों को कोर्ट जाने की अनुमति नहीं रहेगी। तो जो व्यक्ति, जो किसान साधारण अपना ब्लॉक नहीं जा पाता है, वीडियो से नहीं मिल पाता है, तो उन अधिकारियों के पास जाकर के अपनी लड़ाई कैसे लड़ पाएगा वो ईश्वर जाने और ये कानून बनाने वाले जाने। इस कानून में और एक चीज है, आपकी जमीन के ऊपर वह जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वह परमानेंट निर्माण भी कर सकता है और आपके एग्रीमेंट और उस निर्माण के आधार पे वह सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी से उसके ऊपर क्रेडिट भी ले सकता है। शब्द क्रेडिट लिखा हुआ है लेकिन उसको आप लोन समझिए, सीधे सीधी बात है। वह फाइनेंस भी करवा सकता है आपके एग्रीमेंट और वो बनी हुई प्रॉपर्टी पर और वो व्यवसाय के ऊपर। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। यह न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी बड़ा ही खतरनाक है। अब जितने भी कृषि उत्पाद हैं उस उपज को इकट्ठा करने के लिए, जुटा के रखने के लिए किसी भी तरीका का कोई सीमा अब नहीं रहेगा। उपज जमा करने के लिए निजी कंपनियां अब आएंगी और वे किसानों का उत्पाद को इकट्ठा करके, खरीद करके और उसे जमा करेंगी। और सबसे बड़ी बात, सरकार को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और वह अभी कहां है।
कहने का मतलब पूंजीपतियों को, जमाखोरों को खुली छूट दे दी गई है इस कानून के मुताबिक। आप कहे तो एक तरीका से जमाखोरी और कालाबाजारी के कानून को पूरी कानूनी मान्यता दे दी गई है उस कुकर्म को। सरकार कानून में साफ कह दी है कि भैया जब हमारा युद्ध की स्थिति होगी, भूखमरी होगी, तभी हम इन परिस्थिति में इसको हम रेगुलेट करेंगे। और वो भी तब जब कोई कैटेगरी में, हॉर्टिकल्चर में 50% और नॉन पेरिसेबल में अगर 100% दाम बढ़ जाता है, तब हम इसका रेगुलेट करेंगे। यहां एक बात और समझना है कि जैसे अगर ऐसा बढ़ता है तो उस पर होल्डिंग लगाएगी सरकार। वो किस पे? किसानों पर, उद्योगपतियों पर नहीं, किसानों पर होल्डिंग लगा देगी। जैसे टमाटर 5 रुपए से 10 रुपए आ गया तो सरकार उसको रोक दे सकती है, लेकिन उद्योगपति के लिए किसी भी तरीका का, वो जितना भी प्राइस में चाहे वो बेच सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीका का रोक नहीं लगेगा। यह भी एक कानून में बताया गया है। सरकार कह रही है कि इससे आम किसानों को फायदा ही होगा, वे सही दाम होने पर अपनी उपज बेचेंगे। लेकिन यहां मूल सवाल यही है कि इस देश के कितने किसानों के पास भंडारण की सुविधा है? हमारे यहां तो 80% से अधिक या तो छोटे या मझोले किस्म के किसान हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 से समान किसानों को एक भी फायदा नहीं होगा। इस देश के किसान कोई गोदाम बनवाकर अपना सामान नहीं रखते हैं, और न उनके पास रखने की कोई सुविधा है और न रखने की शक्ति है। उनके पास रोज जरूरत है। सरकार भी वैसा कोई व्यवस्था नहीं दी है जहां किसान अपना सामान को जाकर के रख सके। किसानों को तो एक फसल के बाद दूसरी फसल की चिंता होती है और उसी में वो उलझे रहते हैं अपनी छोटे छोटे जरूरतों को पूरा करते हुए। इसलिए जो भी बाजार में दाम उनको मिलेगा उस पे वो बेच देते हैं। इससे फायदा किसको? उन पूंजीपतियों को जरूर फायदा होगा जिनके पास भंडारण की व्यवस्था रहेगी, जो बड़ी बड़ी सैलो बना सकते हैं, जो गोडाउन बना सकते हैं और किसानों से औने पौने दाम पर खरीद करके जमा करने की शक्ति रहेगी। जिनके पास, उनको इससे फायदा होगा। वो किसानों से खरीदेंगे, स्टोर करेंगे और बाजार में डुप्लीकेट क्राइसिस मांग पैदा करके, कमी पैदा करके और उपभोक्ताओं से अधिक दाम पर बेच के उसका लाभ कमाएंगे। सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का कई बार वादा कर चुकी है। इस देश के करोड़ों कृषि परिवार का यह सवाल है। शांता कुमार समिति कहती है कि महज 6% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। यानी कि देश में जितना 100 मन अगर अनाज पैदा हो रहा है तो 6 मन ही सरकारी दर पर बिकता है। बाकी 94% बाजार जो है वो या तो बिचौलिया और इस खुला बाजार पर ही पहले से ही निर्भर रहता है। मूल दिक्कत तो यही है, उन 94% की ही समस्या है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि का जो आय है उसमें बहुत बड़ी असमानता है। इसलिए किसानों को एमएसपी का कानून दिए जाने की जरूरत है, ऐसा कमेटी का रिपोर्ट है। कोई उनकी फसल उससे नीचे दाम पर न खरीदे। अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो और सरकार या संबंधित व्यक्ति उसकी क्षतिपूर्ति करे। यह कितना विचारणीय विषय है कि जो किसान देश के 130 करोड़ आबादी का पेट भर रहा है, आज वह अपनी उपज का न्यूनतम दाम, सही दाम भी हासिल नहीं कर पाने की स्थिति में है। देश के किसी किसान या किसान संगठन ने कभी भी इस तरह के कानूनों की मांग नहीं की थी। किसानों का तो हमेशा से साधारण मांग रहा है कि हमें एमएसपी की गारंटी दिया जाए C2 प्लस 50% के आधार पे, जो स्वामीनाथन का रिपोर्ट है। हमें कर्ज से मुक्त किया जाए, हमें कर्ज माफी की जाए और हमारी जो भी फसल है चाहे वो प्राइवेट में बिके या सरकार खरीदे, उस पे हमको एमएसपी मिले। यह कानून सिर्फ किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। यह एक संवैधानिक प्रश्न भी है। कारण है कि कृषि राज्य और केंद्र दोनों का विषय है
और यह समवर्ती सूची में आता है। एपीएमसी कानून को पारित करना राज्यों का अधिकार है, इसलिए यह कानून तो असंवैधानिक भी हो सकता है। यह भारत के फेडरल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग संघवाद कहते हैं, उसको भी कमजोर करने वाला कानून है। सरकार बाजार आधारित कृषि के लिए काम कर रही है, न कि देश के 14 करोड़ किसान परिवारों के खुशी के लिए। इसलिए साथियों, इस कानून में ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि वह किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, बल्कि संभावना इसकी अधिक है कि वह किसानों के लिए हानिकारक होगा। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए। आप सबों का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए। आप सबों का दिन मंगलमय हो।